मैं कांस्टेबल था तब मैंने सोचा कि यार सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, फिर एसएससी कर सकता हूं। तो एक चैनल अगर हम बढ़ते रहें एक सही डायरेक्शन में तो हमारे जो भी एम है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आज के हिसाब से कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर मैं एक सही डायरेक्शन लेके हार्ड वर्क करके बिना किसी कोचिंग की कोई ज़्यादा सपोर्ट लिए अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है प्रिपरेशन करने वाला कोई भी आदमी कर सकता है। मैंने सिविल सर्विस 2017 में मेरी 574 रैंक है और इंडियन पुलिस सर्विस मुझे अलॉट हुआ है। ये ऐसा सपना है जो आपकी क्लास चेंज कर देगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी चेंज कर देगा, फर्श से उठा के अर्श में रख देगा। नॉर्मली हमें लगता है जब हम परेशान होते हैं कि मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ या सब लोगों की लाइफ तो आराम से हो रही है, सबको घर वाले अच्छे पैसे दे रहे हैं, उन्हें जॉब भी नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। सब जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए। लैंग्वेज कोई बार नहीं है, ना ही आप बैकफुट पे हैं, ये स्ट्रॉन्गनेस है हमारी, इसको काम में लीजिए। हम असफल होते हैं तो नॉर्मल फेज है कि निराश हो जाते हैं, मन करता है कि छोड़ दें या ऐसी जगह चल लें जहाँ पे हमारे लिए इजी रहे। पूरा अपना जितनी एनर्जी हम में है वो अगर हम पूरी डाल देंगे, जो गाँवों की मिट्टी में पके हुए लोग हैं उनकी एनर्जी, उनकी जो क्षमताएं हैं वो शहरी लोगों से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हम बस इसको पहचान नहीं पाते हैं। हम डिमोलाइज हैं तो हम कम पढ़ सकते हैं, पर हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए कि अगर हम दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते हैं तो रहेंगे ज़रूर। लेकिन वहाँ पे अगर हम उसी जगह पे रहेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे एक दिन में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय सिंह गुर्जर है। मैंने सिविल सर्विस 2017 में मेरी 574 रैंक है और इंडियन पुलिस सर्विस मुझे अलॉट हुआ है। मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में देवीपुरा बणी गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी श्री लक्ष्मण सिंह किसान हैं और माता श्रीमती चंदा देवी गृहिणी हैं। उसके अलावा वे पापा की पशुपालन में और खेती के काम में भी हेल्प करते हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं जिनमें मैं तीसरे नंबर का हूँ। 2 भाई हैं हम जिनमें मैं बड़ा हूँ, एक छोटा भाई है। बचपन में स्कूलिंग है वो मेरी गांव से हुई है। 11th के बाद मैंने संस्कृत मीडियम से पढ़ाई की है, वरिष्ठ उपाध्याय किया है, उसके बाद मैंने शास्त्री किया है। बचपन में तैयारी के दौरान कभी मन में ये नहीं था कि मुझे सिविल सर्विस करना है, आईएएस बनना है और यहाँ तक पहुँचना है, ये भी मेरा मोटो नहीं था। एक जो सिंपल लड़के गाँव वाले का थॉट जो होता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक अच्छी जॉब पा लेनी है, तो उसके लिए ही शुरू में मैंने प्रयास किया था। नॉर्मली गांव में होता है कि जिस घर में गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उस फैमिली की और उस लड़के की, उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट समाज में थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का था कि हाँ हमें कुछ गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इसीलिए पापा ने 11th में संस्कृत में एडमिशन कराया ताकि मैं संस्कृत पढ़ूँ और उसके बाद मैं टीचर बन सकूँ। आर्थिक हालात एकदम ख़राब नहीं थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे कि बहुत अच्छी जगह पढ़ाई की जा सकती है। मुझे याद है जब हम लोग स्कूलिंग में थे तो जब हम फसल कटाई करते हैं, राजस्थानी में इसको लावणी बोलते हैं, तो हमें 4 बजे पापा 3 बजे या 4 बजे उठाते थे। फिर हम लोग 8 बजे तक फसल कटाई करते थे। उसके बाद में स्कूल जाते थे। वापस स्कूल से आने के बाद भी इवनिंग का ये रूटीन हुआ करता था। खेती से आय को और हेल्प करने के लिए, आय बढ़ाने के लिए पापा पुष्कर मेले से छोटे ऊँट लेके आते थे। उनको हम लोग हल जोतने में और गाड़ी चलाने में ट्रेंड करते थे। तो जब सारे बच्चे छुट्टियों में ननिहाल में हुआ करते थे तो हम दोनों भाई, अजय नाम है मेरे भाई का, तो एक आगे रहता था, वो उसको रस्सी पकड़ के चलाता था और एक पीछे हल पकड़ता था। हम उसको गर्मियों में उस ऊँट को ट्रेंड करते थे कि वो 3-4 हज़ार रुपये में पुष्कर मेले से लाते थे और फिर वो 15 से 20 हज़ार में बिक जाता था। तो ये हमारे घर का नॉर्मल रूटीन था जब मैं स्कूलिंग में था। पापा ने शिक्षा पे पापा का हमेशा इंटरेस्ट रहा कि वो खुद ज़्यादा नहीं पढ़ पाए तो इसका उन्हें हमेशा मलाल रहा। तो वो चाह रहे थे कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। मेरी बड़ी बहन है मैनावती, उनको वो गांव में हमारी पहली महिला ग्रेजुएट हैं। तो काफ़ी विरोधों के बावजूद उनको पापा ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी दीदी ने कि मुझे पढ़ना है,
क्योंकि गांव के जो लड़के हैं, हमारे गांव का माहौल थोड़ा सा पढ़ाई को लेके ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो डाइवर्ट होने के चांसेस काफ़ी थे। तो दीदी ने काफ़ी हेल्प की कि नहीं, कम से कम स्कूल जाते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो। तो 11th के बाद जब संस्कृत में एडमिशन लिया तो सोचा कि टीचर बनना है, तो थोड़ा मैंने कोशिश की शास्त्री होने तक की, लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं था टीचर बनने में, तो शायद अधूरे मन से वो कोशिश की गई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी 2010 में। तो एक मेरा फ्रेंड ओम प्रकाश पहले से दिल्ली पुलिस में था, उसने हेल्प की मेरी यहाँ, वो मुझे लेके आया, उसने खुद ने फाइनेंस किया यहाँ मेरी पढ़ाई। 1 महीने तक मैंने यहाँ पे कोचिंग की, मुखर्जी नगर में मैं एक पीजी में रहा। वो 1 महीने मैंने मतलब जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय कि लगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भी 1 महीने अब कितना भी हार्ड वर्क कर लिया जाए, तो अगर सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, परिवार को हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। 1 महीने था मेरे एग्ज़ाम में, सिर्फ 1 महीने में यहाँ आया और 1 महीने कांस्टेबल के लिए जब तैयारी की, और उसमें से 100 में से जब मैं पेपर दे के बाहर निकला तो 100 में से 89 क्वेश्चंस मेरे सही थे। तो उसको देख के मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि संस्कृत वाला होते हुए भी मैंने मैथ, रीजनिंग जैसे जिस सिलेबस में है उसको लेके मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो फिर लगा कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार हम 100 में से 89, जहाँ पे बाकी काफ़ी समय से जो तैयारी कर रहे थे वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, आगे थोड़ा सा और करना है। तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी मैंने शुरू कर दी, लेकिन तब ऑब्वियसली एक फ्रेंड भी एक लिमिट तक हेल्प कर सकते हैं, तो कोचिंग करना या मुखर्जी नगर रहना ये पॉसिबल नहीं था। तो मामा जी आर्मी में थे, उनका सिपाही थे तब वो, तो उनको एक छोटा सा क्वार्टर मिला हुआ था शंकर विहार में, दिल्ली कैंट के पास। तो उनके साथ मैं रहा 3 महीने तक यहाँ, जब तक मेरा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ। और जितनी कोशिश मैं कर सकता था उतनी मैंने की। बीच बीच में मैं मुखर्जी नगर आता था कि बाकी लोग कैसी, ये देखने के लिए कि बाकी लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, उनका कैसा स्कोर हो रहा है। उनसे मैं कुछ मॉक पेपर ले लेता था, उनको मैं सोल्व करता था कि मेरा स्कोर कितना हो रहा है। तो एग्ज़ाम तक मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि सब इंस्पेक्टर मैं निकाल लूँगा, पर फिर भी मुझे कोशिश करनी थी। मुझे ये था कि मुझे आगे बढ़ना है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करना है। फिर जून 2010 में मैंने कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया। उस टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, तो थोड़ी सी हमारी ट्रेनिंग हुई, फिर हमें पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था डायरेक्ट। तो नौकरी करता रहा मैं। उसी दौरान मेरा सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आया, तो काफ़ी मुझे भी लगा था कि मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और अब मुझे इधर फोकस करना चाहिए। कॉमनवेल्थ में जब मैंने ड्यूटी की, तो हमारे तब डीसीपी परमादित्य थे, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के। तो उनके साथ मुझे 2 दिन रहने का मौका मिला। तो उनके वर्किंग स्टाइल ने, उनके पास जितनी पावर थी, किस तरह से वो चीज़ों को एडजस्ट कर रहे थे। तब एक लाइन खाली रोड पे खाली थी कॉमनवेल्थ के लिए, तो उसको वो कैसे मैनेज कर रहे थे, सब लोगों में किस तरह से ड्यूटी डिवाइड कर रहे थे। तो ये देख के मुझे ऐसे अच्छा लगा कि यार इसके लिए मुझे पढ़ना चाहिए, पर मन में हिम्मत नहीं थी। जैसे एक नॉर्मल गांव वाले बच्चे के होता है कि पता नहीं हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या ये बड़ी तैयारी है, इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो था मन में कि यार करें या नहीं करें, ऐसे अधेड़-बुन में ऐसे लाइफ आगे बढ़ती रही। फिर सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ज्वाइन की, तो साथ में कई सारे लोग थे जो तैयारी कर रहे थे। तो फिर मैं नेट से, वो टाइम था जब मैं पहली बार इंटरनेट से थोड़ा अवेयर हुआ कि सोर्सेज कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा कि कैसे किया जा सकता है। तो सिलेबस देखने के बाद, इसकी तैयारी जो टॉपर्स ने बताया था वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि सब इंस्पेक्टर में रहते हुए तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एसएससी निकाल लेता हूँ, वहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और अगर आगे मेरा आईएएस ना भी होता है तो भी वर्किंग कंडीशन जो है वो ओबियसली दिल्ली पुलिस से बेटर हैं, जो एसएससी की इंस्पेक्टर ग्रुप की जॉब्स हैं उनमें। तो एसएससी का एग्ज़ाम दिया मैंने सीजीएल का। तो पहली बार में मुझे कस्टम्स त्रिवेंद्रम अलॉट हुआ, केरल। तो वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। फिर मैं दोबारा अपीयर हुआ, क्योंकि केरल जाने के बाद मैंने वहाँ पे जब देखा कि मैं अपनी जो जिस पर्पज़ के लिए मैंने दिल्ली पुलिस छोड़ा था, वो उस पर्पज़ मेरा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास मटेरियल की कमी थी। मैं यहाँ से कोरियर से बुक मंगवाता था,
फिर मैं मोटिवेट नहीं रह पाता था, क्योंकि मेरे साथ ऐसे कोई कलीग नहीं थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे। वहाँ लोकल क्लासेस ज़रूर चल रही थी, 1-2 बार मैंने क्लासेस अटेंड करने की कोशिश की, लेकिन इंग्लिश मीडियम में सारी क्लासेस थी और बाकी वो नॉर्मल एक्सप्लेन करते थे तो मलयालम में कर रहे थे। तो मुझे लगा कि वो क्लासेस मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, तो मैं दोबारा से फिर CGL में अपीयर हुआ। इनकम टैक्स दिल्ली मैंने फरवरी 2014 में ज्वाइन किया। थॉट UPSC की तैयारी का पहले से था। जब मैं सब इंस्पेक्टर था तब भी कई बार हमारे DCP एडिशनल CP आते थे हमारी परेड देखने के लिए, तो सब लोग हम इकट्ठे होकर उनको सलामी देते थे। वो जब आते थे तो सब कुछ रुकवा दिया जाता था, हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक होती थी। तो मन में था कि यार कर लें, पर डर था कि यार नहीं होगा, बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो लोग शायद अलग होंगे जो कर पा रहे हैं। इस अधेड़-बुन में था, लेकिन UPSC टारगेट ज़रूर था मन में, तो SSC दिया उसके लिए 2 बार और दिल्ली इनकम टैक्स 14 में ज्वाइन किया। उसके बाद में मैंने 13 का अटेम्प्ट भी दिया था, जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। वो मैंने बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं दिया, मतलब एवन एक बेसिक लक्ष्मीकांत बुक भी मैंने नहीं पढ़ी थी। ऐसे ही मैंने अटेम्प्ट दिया था कि चलो देख के देखते हैं, किसी को मैंने बताया भी नहीं था कि मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, कि देख के देखते हैं कि कैसा सिलेबस है इसका, हम फेस करके देखते हैं प्रीलिम्स की कैसे होता है। 13 वाला में मेरे 42 मार्क्स आए थे GS 1 में। CSET में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 160 प्लस थे, लेकिन उधर बहुत कम मार्क्स थे। फिर 14 में मैंने फिर से दिया, प्री दिया था, वो भी तैयारी नहीं थी उस टाइम पे भी। एवन मुझे ये भी नहीं पता था 14 वाला अटेम्प्ट जब दिया मैंने कि बुक सिलेक्शन कैसे करना है। जो एक नॉर्मल सा एक गांव से आया हुआ खुद पे आधा अधूरा भरोसा करने वाला जैसे बच्चे हैं, उस तरह का ही था वो 2 अटेम्प्ट इस तरह से चले गए। जब 14 का अटेम्प्ट ख़राब हो गया तो उसके बाद मैंने मेरे कलीग्स कई तैयारी कर रहे थे, तो उनसे बात की कि किस तरह से बुक सिलेक्शन किया जाए, स्टडी के घंटों को कैसे समायोजित किया जाए। तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की 14 लास्ट में, नवंबर या दिसंबर 2014 से मैंने सीरियसली UPSC पे फोकस करना शुरू किया। तब मुझे लगा था कि मुझे UPSC करना है। यहाँ डिपार्टमेंट में भी देखा था, मैं इंस्पेक्टर था। नॉर्मली ग्रामीण बैकग्राउंड में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना ऐसी बड़ी बात मानी जाती है कि हाँ लड़का बहुत अच्छा सेटल हो गया। तो मैं भी खुश था कि मैं, और दिल्ली मुझे जोन मिला था तो मैं खुश था कि दिल्ली मिल गया है, तो अगर आगे नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ खुश रहूँगा। यहाँ आके देखा, जब मैंने IRS जो मेरे ऑफिसर्स थे उनके साथ देखा, उनके काम करने का तरीका देखा, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, वो जिस तरह से काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं, जिस तरह से वो स्टाफ को काम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। वो जैसे एक सर्कल में IRS हैं, तो वो जिस तरह से अपने सर्कल का टारगेट उनके हिसाब से अचीव होता है कि किस तरह से करना है, हमें एडवांस टैक्स जमा कराना है, वो खुद पूरा उनके पूरे कंट्रोल में होता है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी देख के लगा कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए एटलीस्ट पूरे मन से, बाद में जो होगा देखा जाएगा। दिसंबर 14 में मैंने सीरियसली UPSC पे फोकस करना शुरू किया। तब पहली बार मैंने खुद बैठ के सोचा कि UPSC के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि मैं सिलेबस को अच्छे से कर पाऊँ, मैं किस तरह से अपने ऑफिस के साथ अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि शुरू में मैं सुबह उठ के पढ़ने की मुझे आदत थी, तो मैं सुबह उठ के पढ़ता था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि रात को लेट नाइट तक जगना पड़ता था। तो फिर मैंने अपने स्टडी आवर्स को इस तरह से मैनेज किया कि दोपहर में जब 1-1.5 घंटे का नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिस में लंच ब्रेक होता है, तो मैं 15 मिनट में अपना लंच ख़त्म करके और ऑफिस का ही एक पीसफुल सा कोने में जाके और मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था। ऑफिस से जाता और आता मैं मेट्रो से ट्रैवल करता था, तो अराउंड 40 मिनट एक साइड में मुझे मेट्रो में लगते थे, तो 80 मिनट्स होते हैं। तो उनका मैंने डेली टारगेट बनाना शुरू किया कि जाते टाइम आज मेट्रो में मैं ये चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, वापस आते टाइम ये कंप्लीट करूंगा, लंच ब्रेक में जो टाइम मिलेगा उसमें ये कंप्लीट करूंगा। तो 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम मैं ऑफिस में ही निकाल पाता था, वो भी बिना मेरी स्टडी को, बिना मेरे ऑफिस वर्क को डिस्टर्ब किए हुए। फिर आने के बाद ऑफिस से जब 6-7 बजे मैं घर पहुंचता था, वहाँ से लौटने के बाद जितना मैं पढ़ सकता था 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, वो उतना मैं स्टडी को देता था। हर सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता था, तो सैटरडे को मैं पूरा रिवाइज पे फोकस करता था, जो मैंने वीक में पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज करता था। संडे मैं राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था कि जितनी मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ वो करता था।
इस तरह से 15 का अटेम्प्ट दिया, तो 15 में सी सेट के मार्क्स हटा दिए थे, क्वालिफाइंग कर दिया था, तो मैं 1-1.5 नंबर से प्री मेरा मिस हो गया था 15 वाला। फिर लगा कि यार प्री एकदम नज़दीक आ गए हैं, तो अभी तब तक काफ़ी कुछ नॉलेज भी हो गया था एग्ज़ाम के बारे में, पैटर्न के बारे में, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फिर वहाँ से मैंने सीरियसली राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की। तब मैंने मेंस पे फोकस किया। 15 का प्री ख़राब होने के बाद मैंने मेंस नहीं हुआ था, पर भी मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, क्योंकि कई सारे स्ट्रेटजी पढ़ी, गौरव अग्रवाल की स्ट्रेटजी पढ़ी कि इस टाइम पे अगर हम मेंस की हम लिखते रहें तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सोनी सर हैं, आईएएस हैं राजस्थान कैडर के, उनका कई सारे वीडियो में उन्होंने बताया किस तरह से अपनी स्टडी को मैनेज किया जा सकता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की, ऑप्शनल पे फोकस किया, ऐसे पे फोकस किया, जनवरी तक मैं ये करता रहा। फिर मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया, क्योंकि प्री कंटिन्यू से 3 बार मैं प्री नहीं कर पा रहा था, तो प्री बड़ा हर्डल लगने लग गया था। डर लग रहा था प्री का कि अगेन प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो ये सब तैयारी धरी रह जाएगी। तो 15 में मैंने एक गलती की थी कि मैंने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया था, और उसी का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो 16 में सबसे पहले मैंने एनवायरनमेंट को ही तैयार किया, जो सोर्सेस थे। शंकर आईएएस वाली बुक पढ़ी मैंने, सिलेक्टिव पढ़ी थी, कुछ एक परीक्षा वाणी की बुक है वो पढ़ी, एक थिंकर आईएएस का ऑनलाइन चैनल है उससे मैंने पढ़ा। तो जितना मैं कर सकता था वो मैंने एनवायरनमेंट के लिए किया। मॉक टेस्ट काफ़ी सारे अटेंड किए मैंने, ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे कहीं पे भी मॉक टेस्ट, मार्केट से उठा के मैंने करीब 50 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन पेपर लगाए। तो 16 वाला जब प्रीलिम्स हुआ तो मैं सब आंसर की से 130 के आसपास स्कोर कर रहा था। तो जब बाहर आके देखा कि कितना, तो सब 110 के आसपास कट ऑफ बता रहे थे, तो लगा कि प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। फिर मैंने जीएस पे फोकस किया कि हाँ अभी हमें जीएस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना हम पढ़ सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। 16 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें संस्कृत को लेके मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने तो शास्त्री किया है तो मुझे ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं की, वो शायद मेरी गलती रही कि मेरा स्कोर जो है वो बिलो एवरेज रहा। जिस सब्जेक्ट से मैंने ग्रेजुएशन किया है उसमें जीएस में मैंने कोशिश की, लेकिन मैं फॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था 16 वाले अटैम्प्ट में। किसी से एडवाइस भी नहीं ली थी, मैं थोड़ा साई नेचर का हूँ, तो मैंने अपने क्वेश्चन लिख के भी मैं किसी से चेक नहीं करवाता था कि दूसरे को चेक करवाएंगे तो इतना ख़राब लिखा है कि मुझे खुद से ही अटपटा लग रहा था कि नहीं चेक नहीं करवाते हैं, तो मैं खुद ही उनको चेक करता था। 16 का मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया मन में कि हाँ यार जो मैंने मेहनत की है वो रंग ला रही है। तो फिर इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू पे फोकस किया, कई सारे मॉक टेस्ट दिए। तब मैं वो टाइम था जब जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो पहले के सिलेक्टेड लोग हैं, मैं उनके टच में आया, उनसे बातें हुई। तो 16 का इंटरव्यू दिया और 9-10 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन स्किप हो गया था। तो बुरा लगा, पर ये सेटिस्फेक्शन ज़रूर था कि मैंने कांस्टेबल से अपना करियर शुरू किया था और मैंने सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया है, और मुझे लग रहा था पर्सनली उसके बाद में मैं कॉन्फिडेंट इतना था कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं सही डायरेक्शन में मेहनत करता जाऊंगा तो मैं सक्सेस तो हो जाऊंगा। हो सकता है मेरा 17 में ना हो तो 18 में हो जाएगा, पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये मुझे भरोसा हो गया था कि मैंने बिना किसी हेल्प के खुद से तैयारी करके जब मैं इंटरव्यू फेस कर सकता हूँ और एक मामूली से अंतर से मैं स्किप हुआ हूँ तो अगला अटेम्प्ट में मैं कर लूँगा। तो इंटरव्यू का जब रिज़ल्ट आया तो प्रीलिम्स 17 के लिए मात्र 18 दिन बचे थे हमारे पास। तो 1-2 दिन तो निराशा में दिन निकल गए, फिर लगा कि नहीं जब करना है तो इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं जितना रिवाइज़ कर सकता था सिलेबस को रिवाइज़ किया। 17 का प्रीलिम्स अच्छा हुआ। फिर जो गलतियाँ मैंने 16 वाले अटैम्प्ट में की थी कि जैसे जीएस की मैंने कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, संस्कृत की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, मेरी जो गलतियाँ हैं वो मैं लोगों को दिखाने से हिचक रहा था। ये सब गलतियाँ मैंने सुधारी। मैंने निर्माण आईएएस में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। विजन आईएएस का टेस्ट मैंने मार्केट से उठाया और उसको पूरा लिखा मैंने। संस्कृत का राजेंद्र सर हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। उन्होंने जो गलतियाँ बताई मुझे वो मैंने सुधारी। तो मेंस दिया तो जीएस भी अच्छा हुआ था। मुझे लग रहा है कि 16 और 17 में काफ़ी फ़र्क था जीएस में मेरी राइटिंग में, और संस्कृत को लेके मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मेरा संस्कृत इस बार बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे भी मैंने करीब 12-13 ऐसे लिखे थे एग्ज़ाम से पहले। तो मेंस
जिस हिसाब से अगर 16 से कंपेयर करें तो मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू कॉल तो पक्का हो जाएगा। तो इंटरव्यू कॉल हुआ, फिर फाइनली इंटरव्यू के बाद में 574 मुझे रैंक मिला। तो एक ड्रीम कम ट्रू है, एक मतलब गांव का नॉर्मल सा आदमी जिसने कभी सिविल सर्विस के बारे में नहीं सोचा हो, जो एक कांस्टेबल ज्वाइन करने के लिए यहाँ दिल्ली आता है और वो IPS सेलेक्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली हम सब लोग समझ सकते हैं उसकी फीलिंग को, उसके परिवार की फीलिंग को। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे दोस्त परिवार मतलब घर में जुलूस सा लग गया था। पापा को जब मैंने बताया तो पापा बोल नहीं पाए थे, करीब 5 मिनट तक वो फ़ोन पे चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोल पाए थे, वो शायद रो रहे थे। अच्छा रहा, जर्नी अच्छी रही, बट इतना है कि हम अगर ठान लें कि हमें कुछ करना है या कुछ अचीव करना है और सही डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे 10th में मात्र 55% मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में 55% हैं, वरिष्ठ उपाध्याय 12th में मेरे 67% मार्क्स हैं। तो मैं एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आज के हिसाब से कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर मैं एक सही डायरेक्शन लेके हार्ड वर्क करके बिना किसी कोचिंग की कोई ज़्यादा सपोर्ट लिए अगर मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है प्रिपरेशन करने वाला कोई भी आदमी कर सकता है। ज़रूरत है कि हम खुद को अनुशासन में रखें, खुद अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें। हर आदमी की मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ अलग होती है, उसकी वीकनेस होती है। तो सब हमें हर किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए। हम सबकी स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, उनसे ओवरव्यू ले सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हम किसी का जो किन्होंने बताया है कि ये चीज़ें पढ़ के इस तरह से प्रैक्टिस करके हो सकता है, वो चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। पर हमारी लाइफ स्टाइल को UPSC के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो हमें खुद को करना पड़ेगा। उसके लिए हम किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते हैं, ना ही वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। तो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। मुझे लगता है ये जो हम बाहर जाते हैं, कोचिंग्स में स्ट्रगल करते हैं, उससे ज़्यादा UPSC की लड़ाई है वो एक बंद से कमरे में बैठ के स्टडी टेबल पे खुद से ज़्यादा लड़ाई है, ये अंदर से ज़्यादा लड़ाई है कि हम खुद को अगर हमने डाल लिया है UPSC के लिए तो हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चीज़ें कई बार बच्चे करते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें अनुकूल नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरा PG ये अच्छा नहीं है, या जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस कोचिंग में रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम बजाय कि इन चीज़ों को ब्लेम करें, क्योंकि वो चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। तो इन चीज़ों को ब्लेम करने की बजाय जो हमारे पास है उस टाइम पे, उसका हम मैक्सिमम जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, उन परिस्थिति का जो हमारे पास उस समय सामने मौके हैं उनका हम जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना हमें उठाना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं कांस्टेबल था तब मैंने सोचा कि यार सब इंस्पेक्टर बन जाऊं। तो मेरी लाइफ की तो पॉलिसी रही है कि मूव करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बड़े लक्ष्य बेशक बनाएं, लेकिन उन बड़े लक्ष्य को बना के अगर हम प्रेशर में आ रहे हैं तो ऐसे लक्ष्य हमें नहीं बनाने चाहिए। हम जो हमें सपोर्ट कर रहा है, सपोज़ कि मैं कांस्टेबल था, ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं सिविल सर्विस के बारे में सोचूं या फिर वहाँ से रिज़ाइन करके मैं यहाँ सोचूं। तो जो मेरे पास पॉसिबल था उस टाइम पे कि सब इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, फिर SSC कर सकता हूँ। तो एक चैनल अगर हम बढ़ते रहें एक सही डायरेक्शन में, तो हमारे जो भी एम है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। कोचिंग्स के लिए कई बार बच्चे पूछते हैं, जितने भी मिलते हैं, कि कोचिंग्स क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू कोचिंग्स के लिए ये रहा है कि एक लिमिट तक कोचिंग हमारी हेल्प करते हैं, एक बेस बनाने में हमारी मदद करते हैं। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ तक वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें कोचिंग्स पे पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से UPSC हर साल खुद में चेंज ला रही है, ये किसी भी कोचिंग के लिए ऑब्वियसली है कि वहाँ तक कोचिंग वाले नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हमें खुद को तैयार करना होगा, सिर्फ बेस हम वहाँ से बना सकते हैं, बाकी सिलेक्शन जो हमारा डिसाइड होगा वो हमारी खुद की मेहनत रहेगी। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कोचिंग के अलावा उन्होंने अपना तैयार किया है, किस तरह से उन्हें सिलेबस को तैयार करना है, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कोई डाटा चार्ट वगैरह किस तरह से तैयार करने हैं, कैसे अपना वैल्यू एडिशन करना है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो खुद को इस तरह जितना तैयार कर सकते हैं आप उतना तैयार करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। गुजरात कैडर के IPS हैं प्रेम ढेलू,
उनके एक वीडियो में वर्ड्स मुझे याद आते हैं कि इतनी ही बार लिखो कि हाथ टूट के पड़ जाए। उन्होंने खुद ने इतनी प्रैक्टिस की राइटिंग की कि हाथों में दर्द हो गए थे। बताया कि मैं 9-9 घंटे तक प्रैक्टिस कर रहा था, हाथों में छाले हो गए थे। तो क्यों नहीं कर सकते हम? हार्ड वर्क तो कोई भी अगर कुछ भी आपको अचीव करना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है अगर हमें आगे बढ़ना है। तैयारी का फेज़ काफ़ी लंबा रहा। जैसे 14 से मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया था, तो 3 साल तक मैं पूरा हर महीने सोशल फंक्शन हैं वो मिस किए। ज़्यादातर मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ थे कि किसी के बच्चा हुआ था, किसी के घर में बहन की शादी थी, किसी की खुद की शादी थी। इवन मैं पिछले 3 साल से मुझे याद है मैंने रक्षाबंधन पे मैं घर नहीं गया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कभी मेंस चल रहा होता है, कभी 2 बार कंटिन्यू मेंस दिया तो दोनों बार रक्षाबंधन है वो प्री और मेन के बीच में आया। तो ये सब मुझे मिस करना पड़ा। मुझे लगता था कि यार घर जाएंगे तो 1 वीक कम से कम ख़राब हो जाएगा। अगर मैं 2 दिन घर रहूँगा तो उसके चक्कर में मेरा 1 वीक ख़राब हो जाएगा, मेरा रूटीन बिगड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड किया। कई बार घर वालों को भी बुरा लगता था कि मैं रेगुलर घर पे नहीं आ रहा हूँ, मतलब वहीं पे रह रहा हूँ। काफ़ी लंबा ब्रेक लिया तो थोड़ा लगता है कि उस टाइम लग रहा था कि हम सब कुछ ये भी कर रहे हैं और पता नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे, किस तरह से होगा। तो डर रहता था मन में। कई बार तैयारी के दौरान होता था कि हर 15-20 दिन के बाद कुछ लिखते थे, कोई प्रीलिम्स का टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, ख़राब हो जाता था। तो ऐसे लगता था कि यार इस बार भी लगता है कि नहीं होगा, शायद हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कई बार मन करता था, 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ, जैसे 15 में प्री नहीं हुआ। काफ़ी मेहनत की थी 15 में प्री के लिए, पर प्री नहीं हुआ तो लगा कि यार इसको छोड़ देते हैं और इधर डिपार्टमेंट पे ध्यान देते हैं। मेरे दोस्त तो एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है ITO के लिए, तो ज़्यादातर दोस्तों ने वो पास कर लिया था। तो लगा यार वो सब लोग ITO बन जाएंगे और मैं इंस्पेक्टर रह जाऊँगा। आगे प्रिपेयर इस तैयारी के चक्कर में मैं डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ ज़्यादा। आगे अगर मैं ITO बना, लेट बनूँगा और अच्छा ITO नहीं बन पाऊँगा तो डिपार्टमेंट में हमेशा मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो लगा कि छोड़ देते हैं तैयारी। और ये सब मैंने इकट्ठी कर ली थी किताबें कि इनको बेच देते हैं कबाड़ी को बुला के। तो वाइफ साथ में थी तब, तो उसने समझाया, वो भी तैयारी उसने शुरू की थी कि मतलब आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है ऑलरेडी। आप यहाँ पे कांस्टेबल आए थे और इंस्पेक्टर आप पहले से बने हुए हो, और तैयारी जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करो। इस तरह से आप एक बार असफल होने पे ही इतनी ज़्यादा थोड़ा धैर्य रखिए और कोशिश करिए। हौसला बढ़ाया उसने। पापा से बात की तो पापा को ज़्यादा नॉलेज नहीं है सिविल सर्विस के बारे में। मम्मी को तो अभी भी नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना पता है सिविल सर्विस की मेरा बेटा SP बन गया है। उसके अलावा उन्हें सिविल सर्विस के बारे में नहीं पता है। तो पापा को बताया कि ऐसे था, प्री दिया था और हो गया। तो बोले कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहो, साथ में नौकरी तो कर ही रहे हो, तो इतना ज़्यादा घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मन किया कि चलो इस बार और जितना कर सकते हैं उतना करें। तो छोड़ा नहीं मैंने, पर ये मेरा रहा कि छोड़ना नहीं है तैयारी। जब तक हम कर सकते हैं तब तक हम करते रहेंगे। कई बार होता था कि बार मुझे EOL लेनी पड़ती थी जब प्री है उससे पहले छुट्टी, क्योंकि छुट्टियां तैयारी करने वालों के पास नॉर्मली छुट्टियां अवेलेबल नहीं होती हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या लॉस ऑफ पे मुझे लेनी होती थी बार। तो उस दौरान मुश्किल होता था मैनेज करना। तो छोटा भाई है, वो राजस्थान गवर्नमेंट में पटवारी है, तो उसने ये जिम्मेदारी ली कि जब भी भैया आप EOL लेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मैंने घर पे क्या, पहले हमारा जॉइंट फैमिली थी, तो एक बड़े घर में हम लोग रहते थे। बाद में ज़रूरत महसूस हुई कि एक घर बनाया जाए, तो एग्रीकल्चर लैंड पे हमने घर बनाया। तो होम लोन मेरा सेंक्शन नहीं हुआ, तो मैंने पर्सनल लोन ले लिया था अपनी सैलरी पे। तो उसकी EMI है, उसने मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की इस तैयारी के दौरान, क्योंकि जब भी मैं EOL लेता था तो मेरे खर्चे के अलावा मेरी EMI ये दोनों उठाने में भाई को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कई बार होता था कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स करना पड़ता था कि दूसरा लोन लेता था मैं, ताकि वो 4 महीने में EMI उससे चुका सकूं और मेरा खर्चा उठा सकूं। तो इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को मैनेज किया। ओबियसली हम जो ग्रामीण बैकग्राउंड वाले हैं, किसान के बेटे हैं, हमें सब चीज़ें देखनी होती है, साथ में हमें फैमिली भी देखनी होती है।
परिवार के लोगों का स्तर उठाना है वो भी देखना होता है, अगर हमारा कुछ लक्ष्य है वो भी देखना होता है। तो कई बार लगता है कि काफ़ी मुश्किल हो रही है चीज़ें, अगर हम तैयारी छोड़ दें तो बाकी चीज़ों पे हम सही से फोकस कर पाएंगे। तो मन किया कई बार बीच में कि यार ड्रॉप कर देते हैं, जैसे बहन की शादी के टाइम था कि सही टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने के लिए, काफ़ी खर्चा भी हो गया था, तो ईएल लेने का भी मन नहीं कर रहा था। तो पर ये एक अंदर से जिद भरी हुई थी कि नहीं करना तो ये छोड़ेंगे नहीं, देखा जाएगा जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। और लोन लेते रहेंगे, चुकाते रहेंगे 5 साल तक, पर यूपीएससी करना है। फैमिली ने इस दौरान काफ़ी सपोर्ट किया। पापा इमोशनली काफ़ी अटैच हैं मुझसे, मम्मी से ज़्यादा, तो उनसे बात करते थे तो वो हौसला बढ़ाते थे। बड़ी बहन हैं, उन्होंने काफ़ी हौसला बढ़ाया। छोटे भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, हमेशा उसने जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत हुई उसने पैसा दिया। कई बार उसकी सैलरी भी काफ़ी कम है, राजस्थान में सैलरी वैसे ही कम है, तो फिर भी वो किसी से उधार लेके भी उसने हमेशा मेरी हेल्प की कि आप पढ़ाई चालू रखो, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगा। तो एक्चुअली सपोर्ट अगर इस तरह से सबका मिलता रहे, वाइफ यहाँ साथ में थी, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ाई में जो डिमोलाइज में होता था तो मोटिवेटर हैं वो मेरी, तो बिठा के और मोटिवेट करती थी कि ये इस तरह से नहीं करना है, ये सबकी लाइफ में फेस जाता है। छोटी है लेकिन वो कई बार बड़ों जैसा बिहेव करती थी, समझाती थी। तो ये सब मामले में मुझे लगता है कि मैं लकी रहा कि इतने लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है। जब मैं 16 वाले अटैम्प्ट में पास नहीं हुआ था तो मेरे गांव में एक बुज़ुर्ग है, उनको पता लगा था कि मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया और मैं कुछ नंबर से रह गया था। तो उनका कॉल आया मेरे पास कि वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि हमारे जैसे गांव से बच्चे ने वहाँ तक का सफ़र तय किया है और बिना किसी गाइडेंस के तय किया है, खुद के दम पे। तो उन्होंने कॉल करके कुछ नॉर्मल मुझे हौसला बढ़ाया कि बेटा करना है। पर उसके वर्ड सुन के मुझे एक मोटिवेशन मिला कि एक एनर्जी सी मेरे अंदर आई कि मुझे करना चाहिए। तो फिर से पूरी जान लगाई मैंने 17 वाले अटैम्प्ट में। जितना मैं कर सकता था, जितना मैं लिख सकता था उतना मैंने लिखा, जितने मॉक मैं कर सकता था मैंने किए। प्रॉब्लम्स, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स लगता है सभी की लाइफ में होती हैं, तो मुझे यहाँ आने के बाद वो सब चीज़ें मैनेज करना आ गया था। शुरू में रहा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। नॉर्मली हमें लगता है जब हम परेशान होते हैं कि मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, या सब लोगों की लाइफ तो आराम से हो रही है, सबको घर वाले अच्छे पैसे दे रहे हैं, उन्हें जॉब भी नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो उनको देख के लगता भी था, फिर लगता था कि नहीं यार, हम इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपनी लाइफ खुद बनाएंगे, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो ये ऐसे मन में कुछ कुछ मोटिवेशन ज़बरदस्ती क्रिएट करते थे। कभी चक दे इंडिया मूवी है, उसमें उसके कुछ सीन्स हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो उन सीन्स को मैंने अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है। उनको मैं बार बार देखता था जब मैं डिमोलाइज रहता था। पढ़ाई से हमेशा जुड़ा रहा मैं इस दौरान, कि जैसे डिमोलाइज हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो लोकसभा टीवी पे कुछ सरोकार देख लिया, बिग टीवी देख लिया, कुछ ऐसे आर्टिकल पढ़ लिए, कलाम साहब का कुछ पढ़ लिया। तो हमें ये करना पड़ता है, करना पड़ेगा अगर हमें सिविल सर्विस करनी है तो, या कोई भी एम हमारा जो भी है वो अचीव करना है, तो कि उससे हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हम डिमोलाइज हैं तो हम कम पढ़ सकते हैं, पर हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए। कि अगर हम दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते हैं तो रहेंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पे अगर हम उसी जगह पे रहेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे एक दिन में। तो ये आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये रहा। अभी सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी सारा लाइफ में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ गए कि अभी जानकारी ज़्यादा लोगों से हो गई है। पता नहीं, एक हमारी जो सोसाइटी है वो एक अजीब किस्म की सोसाइटी है कि एक ही हॉस्पिटल में 2 नागरिक दिखाने के लिए जाते हैं। एक बंदा है वो 1.5 घंटे रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगता है, फिर वो 1.5 घंटे डॉक्टर की लाइन में लगता है। दूसरा एक आदमी है जो बाहर से फ़ोन करता है और सीधा उसके लिए एक दूसरा बंदा रजिस्ट्रेशन स्लिप कटवा के रखता है और सीधा वो डॉक्टर के पास चला जाता है। मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया, दोनों एक्सपीरियंस मैंने खुद ने करके देखे हैं, तो बड़ा बुरा लगा मुझे। अब लग रहा है कि जब मैं अंदर आ गया हूँ सिस्टम में, तो मुझे करना चाहिए ऐसा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। कि ये जो 2 नागरिक वाला जो हमारे सामने है उसको ख़त्म करने के लिए जितनी करनी चाहिए वो मैं करूँगा।
बाकी अब एम ज़रूर हमारा लाइफ में होना चाहिए। उसको ज़रूरी नहीं है हम एक एम लेके हम सेटिस्फाई हो जाएं। हम आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। जितनी अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिल सकता है, उतनी हमें करनी चाहिए। हिंदी मीडियम, रीजनल लैंग्वेज वाले हैं, गाँवों के बच्चे हैं, जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कितना भी समावेशी विकास की बात कर लें, हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण बैकग्राउंड, हिंदी मीडियम और रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, इनको मैं यहाँ देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा डिमोलाइज होते हैं, सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड होते हैं। खुद से R&D नहीं करते हैं नॉर्मली कि हमें क्या पढ़ना है, हमें किस तरह से इम्प्रूव करना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, किस तरह से हमें मोटिवेटेड रहना है। तो जब तक हम लोग इस इलाके के, गांव वाले इलाके के नॉर्मल लैंग्वेज वाले बच्चे पढ़ के हम सिस्टम में नहीं आएंगे जहाँ पे पॉलिसीज़ फॉर्म होती है, तो कैसे हम समावेशी विकास की तरफ बढ़ेंगे। एक शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए बच्चे को, IIT में पढ़े हुए बच्चे को नहीं पता होता है कि जब एक रात में 10 बार लाइट जाती है और किसान अपने घर से उठ के और वहाँ तक कुएं पर मोटर चलाने के लिए जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। वो चीज़ सहन नहीं कर सकते हैं। जब हम अपना ट्रैक्टर भर के फसल का लेके जाते हैं और 2-2 दिन तक हम मंडी के आगे लाइन लगा के खड़े होते हैं और वहाँ पे दलाली का जो हम धंधा देखते हैं कि जो दलाली देंगे उनका फसल बिक जाएगी, तो जब तक हम उनको फील करके खुद में गुस्सा पैदा नहीं करेंगे, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे सोसाइटी में चेंज आएगा, कैसे देश में चेंज आएगा। हम कितनी भी समावेशी विकास की बात कर लें, लेकिन जब तक जो जिन लोगों ने ये फील किया है उनको आगे आना चाहिए, उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए कि आगे आएँ। जिन चीज़ों को अपने प्रॉब्लम फेस किया है, सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होगा। हम डिसाइड करें कि मैं आगे बढ़ूँगा और ये जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, मैं जहाँ रहूँगा वहाँ ये प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूँगा। मैं कांस्टेबल था तो देखा पुलिस स्टेशन में मेडिकल करवाने के लिए व्हीकल तक नहीं है, तो मैंने फेस किया ये कैसे कि 2 लोग एक बाइक पे बीच में ट्रिपल राइडिंग करके उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेडिकल कराने के लिए जब कोई किसी को अरेस्ट करते हैं। क्योंकि DCP के पास 2 गाड़ियाँ होती हैं, ACP के पास गाड़ी होती है, SHO के पास गाड़ी होती है, लेकिन सबॉर्डिनेट स्टाफ के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। बाइक के बिना दिल्ली में काम नहीं चल सकता है, लेकिन 1 साल पहले तक यहाँ पे कांस्टेबल को साइकिल अलाउंस मिलता था। तो ये कितनी मजाक की बात है। तो इस सिस्टम को या तो ये है कि हम खुद को मान लें कि हमसे कुछ नहीं होगा और हम जो हैं वो हम सहन करते जाएं, जो होगा जो ऊपर वाले कर रहे हैं हम उसको बर्दाश्त करेंगे, जिस तरह से चीज़ें सुधरेंगी टाइम के साथ वो सुधरते रहेंगे, या फिर हम खुद तय करें कि मुझे कुछ पाना है और ऐसी जगह मुझे पहुँचना है जहाँ पर मैं एटलीस्ट पॉलिसी जो बन रही है उसमें मैं अपना योगदान दे सकूँ और जो चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, जो हमने रियल लाइफ में फेस किया है। लोग राशन कार्ड तक बनवाने के लिए एक वीक चक्कर काटना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन है। तो जहाँ जब जो फेस किए हुए लोग वहाँ तक जाएंगे तो ज़्यादा सुधार आएगा। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनमें हर में मुझे मेरी तस्वीर नज़र आती है। तो मैं यही कहूँगा कि यार आप लोगों को तो उन लोगों से दुगनी मेहनत करनी चाहिए। ये कभी भी वीक पॉइंट नहीं है कि हम गांव से हैं, हम हिंदी में हैं, हिंदी मीडियम के हैं, हम रीजनल लैंग्वेज से हैं तो हमें वहाँ पे UPSC में बायस्ड रहेंगे, हम अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। बेशक ये सही बात है कि कंटेंट की कमी है, अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हमें खुद से एफर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो हमें करना ही है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जान लगा सकते हैं, अगर आप लगा सकते हैं तो जान लगा दें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्यों नहीं हम लोग देखते हैं कि जब हम पैदा हुए हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे जिस सोसाइटी से हम आए हैं, गांव से आए हैं, उसकी स्थिति कैसी थी, उसमें क्या चेंजेज आए हैं, अगर हम कुछ बन जाएंगे तो उसमें क्या चेंजेज हम ला सकते हैं। कई बार जब मैं था तो देखता था, एक राजस्थान में एक गांव है, वहाँ के एक IRS बने थे। बनने के बाद उन्होंने खुद के पर्सनल एफर्ट से अपने गांव में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ के लोगों के जीवन में, नए बच्चे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ में इतना कुछ चेंजेस ला दिया कि उसने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ यार रियल में डेवलपमेंट तो इस तरह के एफर्ट से हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इंस्पायरिंग है कि आप सब लोगों को इंस्पायर करें, बट हाँ इतना है कि निराश नहीं होना है। मैं निराश, हम असफल होते हैं तो नॉर्मल फेज है कि निराश हो जाते हैं, मन करता है कि छोड़ दें या ऐसी जगह चल लें जहाँ पे हमारे लिए इजी रहे।
पर अगर हम पूरे मन से मेहनत करेंगे, पूरा अपना जितनी एनर्जी हम में है वो अगर हम पूरी डाल देंगे, जो गाँवों की मिट्टी में पके हुए लोग हैं उनकी एनर्जी, उनकी जो क्षमताएं हैं वो शहरी लोगों से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हम बस इसको पहचान नहीं पाते हैं और एक थोड़ा हमें सही गाइड करने वाला कंटेंट की कमी है। जहाँ से मिले आप फ़ायदा उठाइए, कंटेंट अच्छा मिले, जहाँ से अच्छा मिले वहाँ से चीज़ें लीजिए। खुद को आगे बढ़ाने के लिए जिस सोर्स की सपोर्ट ले सकते हैं वो लें। ये पॉजिटिव चीज़ है कि हमें फेस करने की आदत होती है, हम कठिनाइयों से जूझने की हमें क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। तो और फिर गांव से सिलेक्शन कम होते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि यार ये मिस मैच हो रहा है। तो कोशिश करें, आगे बढ़ें। जो भी लाइफ आपको इंस्पायर करती है, कोई बुक आपको इंस्पायर करती है, उसको हमेशा माइंड में रखें कि उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूँगा, मुझे और आगे जाना है। जैसे निशांत जैन सर हैं, उनकी 13 रैंक आई थी IAS 2013 के एग्ज़ाम में। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि कितनी अच्छी रैंक लेके आए थे, मैं भी कोशिश करूं कि मैं और अच्छी रैंक में इम्प्रूव करूं। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो ऐसी जर्नी रही कि गांव में पढ़ाई करने से एक बार तो कॉलेज में मैंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय भी कर लिया था कि फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। तो लगा कि यार कुछ काम करके फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से लेके कांस्टेबल से लेके और IPS तक की छोटी सी ये मेरी जर्नी रही। अभी आगे भी मैं और एफ़र्ट करना चाहता हूँ। IPS में रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो सब कर सकूँ जो मैंने फेस किया है, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए है, वो चीज़ें मैं अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को मैं फेस नहीं करने दूँगा। बाकी आप लोग सब जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए। लैंग्वेज कोई बार नहीं है, ना ही आप बैकफुट पे हैं, ये स्ट्रॉन्गनेस है हमारी, इसको काम में लीजिए। हम बेहतर ऑफिसर साबित होंगे। ये जो ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जितने भी हिंदी वाले बच्चे हैं, रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, अगर वो सिस्टम में जाते हैं, पुराना एक्सपीरियंस भी है, वो ज़्यादा संवेदनशील हैं, ज़्यादा प्रभावी हैं, पॉलिसी मेकिंग में वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं फील्ड में जाके। तो आप लोग आगे आइए, जितनी जान है उतनी लगा दीजिए। ये ऐसा सपना है जो आपकी क्लास चेंज कर देगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी चेंज कर देगा, आपको फर्श से उठा के अर्श में रख देगा। तो इस ड्रीम के लिए तो जितनी अगर 3 साल, 2 साल, 4 साल जितने लगा सकते हैं उतने लगाइए। धैर्य रखिए, मोटिवेटेड रखिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और दिल्ली नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।